असगुणिता यानी एन्यूप्लॉइडी की बात कर रहे थे। मतलब लास्ट में अपन ने ठीक है, एन्यूप्लॉइडी या असगुणिता की अपन बात कर रहे थे और अपन ने ये देखा था असगुणिता या एन्यूप्लॉइडी में पूरा का पूरा गुणसूत्र के जोड़े में वृद्धि हो रही थी या एक या कुछ गुणसूत्र बढ़ रहे थे या घट रहे थे, एक या कुछ गुणसूत्र कम या ज्यादा हो रहे थे। क्या कारण था? एक या कुछ गुणसूत्र बढ़ रहे थे, घट रहे थे, कारण समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण नहीं हो पा रहा था। सही। तो हमने देखा था 2n-1 मतलब गुणसूत्र जोड़े में से एक गुणसूत्र कम हो जाए तो उसे मोनोसोमी कहते हैं। तो हम अब सबसे पहले किसका उदाहरण देखेंगे आज? मोनोसोमी या 2n-1 का उदाहरण। तो हेडिंग डाल देंगे सबसे पहले मोनोसोमी या 2n-1, मोनोसोमी का उदाहरण। इधर कौन बैठे आगे? दिखाई नहीं दे रहे आज? पक्का हाथ लगाओ। अरे वो क्या है हमारे? अच्छा गए। ठीक है भाई, तो मोनोसोमी के उदाहरण में हमारे पास सबसे पहले कौन सा आएगा? टर्नर सिंड्रोम। मोनोसोमी के उदाहरण में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? टर्नर सिंड्रोम। अब देखो, टर्नर सिंड्रोम किसका उदाहरण हो गया? मोनोसोमी का, यानी 2n-1। सबसे पहली चीज, ये जो टर्नर सिंड्रोम है ये पुरुषों को प्रभावित करता है, महिलाओं को, या दोनों को? शाबाश, केवल महिलाओं को। कैसे? देखो, सामान्य अगर अपन बात करें महिला का, कोई भी सामान्य महिला है उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 44 ऑटोजोम्स या अलिंगी गुणसूत्र और 2 एक्स गुणसूत्र। यह सामान्य महिला का जीनी प्रारूप है। अब जो भी महिला टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित होती है उसमें एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, और एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाएगी तो उस महिला का जीनी प्रारूप क्या हो जाएगा? 44A प्लस X0। जीरो का मतलब है एक एक्स गुणसूत्र की कमी। तो टर्नर सिंड्रोम में कौन प्रभावित होंगी? महिलाएं। किस कारण प्रभावित होंगी? कि उनमें एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाएगी। एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाएगी यानी किसका उदाहरण है? मोनोसोमी का उदाहरण। और अगर जिन महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र कम हो जाता है, लक्षण सबसे पहले तो वो बांझ होंगी, उनमें जनन क्षमता नहीं रहेगी, स्टेराइल हो जाएंगी। दूसरा, उनमें अंडाशय निष्क्रिय होंगे, जिसको एनसीईआरटी कहती है रूडिमेंट्री ओवरीज या निष्क्रिय अंडाशय। और जो सहायक लैंगिक लक्षण है वो ज्यादा विकसित होंगे या कम विकसित? अल्प विकसित सहायक लैंगिक लक्षण होंगे। ये सब किसके लक्षण हैं? टर्नर सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब मालूम है ना? अगर कोई भी ऐसा रोग हो जिसमें कई सारे लक्षण प्रकट हो, अगर कोई बीमारी है, कोई डिजीज है जिसमें कई सारे लक्षण प्रकट होते हैं, तो हम उसे क्या कह देते हैं? सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब है तो रोग, लेकिन एक ऐसा रोग है जिसमें कई सारे लक्षण देखे जा रहे हैं। तो इनमें क्या क्या लक्षण है? बांझ, अल्प विकसित सहायक लैंगिक लक्षण और निष्क्रिय अंडाशय। तो लिख लेंगे टर्नर सिंड्रोम। और इसमें लिख लेंगे टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी का उदाहरण है। प्रभावित महिला का जीनी प्रारूप 44A प्लस X0, मतलब एक एक्स गुणसूत्र की कमी।
प्रभावित महिला का जीनी प्रारूप 44A प्लस एक्स 0, यानी ब्रैकेट में लिख लेंगे एक एक्स गुणसूत्र की कमी। एक एक्स गुणसूत्र की कमी। ठीक है, फिर लक्षण या सिम्टम्स। ठीक है, पहला लक्षण बांझ या स्टराइल। दूसरा निष्क्रिय अंडाशय या जिसे कहते हैं रूडिमेंट्री ओवरीज। पहला लक्षण बांझ या स्टराइल, दूसरा निष्क्रिय अंडाशय या रूडिमेंट्री ओवरीज, और तीसरा अल्प विकसित सहायक लैंगिक लक्षण। अल्प विकसित सहायक लैंगिक लक्षण। अल्प विकसित सहायक लैंगिक लक्षण। और ये को लिख सकते हो झुर्रीदार गर्दन। झुर्रीदार गर्दन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले किसका उदाहरण देखा है? मोनोसोमी का। मोनोसोमी का मतलब है एक गुणसूत्र की कमी है। एक गुणसूत्र की कमी है, इसमें सबसे पहला उदाहरण या एक ही उदाहरण हम पढ़ते हैं, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम किसको प्रभावित करेगा? महिलाओं को। और उसमें कौन सा गुणसूत्र कम हो जाएगा? एक एक्स गुणसूत्र कम हो जाएगा। एक एक्स गुणसूत्र कम हो जाने के कारण ऐसी महिलाएं बांझ होंगी, अंडाशय काम नहीं करेगा और सहायक लैंगिक लक्षण अल्प विकसित हो जाएंगे। अब नेक्स्ट डालेंगे ट्राइसोमी का उदाहरण। ट्राइसोमी में क्या हो रहा था? एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है। तो अब हमारे पास सेकंड आता है ट्राइसोमी का उदाहरण। ट्राइसोमी का मतलब है इसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाएगा, 2n+1। अब ट्राइसोमी के उदाहरण में हमारे पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आता है। यह पुरुषों को प्रभावित करेगा, महिलाओं को या दोनों को? केवल पुरुषों को। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसको प्रभावित करता है? पुरुषों को। जैसे, एक मिनट, सामान्यतः पुरुषों का जीनी प्रारूप क्या होता है? 44A प्लस XY। सामान्यतः पुरुषों का जीनी प्रारूप 46 गुणसूत्र होते हैं, 44 ऑटोसोम्स और 1 XY। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में पुरुषों में एक अतिरिक्त X गुणसूत्र आ जाएगा। एक अतिरिक्त गुणसूत्र, कौन सा? X आते ही तो आपके पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित पुरुष, पुरुष क्यों? क्योंकि Y गुणसूत्र है, क्या आ जाता है? अतिरिक्त X गुणसूत्र। और जब अतिरिक्त X गुणसूत्र आ जाता है तो कौन सा सिंड्रोम होगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब लक्षण, पुरुषों में एक एक्स्ट्रा X आ जाने से, महिलाओं, एक तो ये भी बांझ होंगे, पहली चीज तो एक अतिरिक्त X आते ही ये पुरुष भी बांझ या स्टराइल होंगे, लेकिन एक अतिरिक्त X आ जाने के कारण महिला लैंगिक लक्षणों का विकास होगा। मतलब ऐसे पुरुष होंगे जिसमें स्तनों का विकास हो जाता है। और मादा सहायक लैंगिक लक्षण अगर आ जाए पुरुषों में तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? शाबाश, गायनेकोमास्टिया। गायनो का मतलब फीमेल। तो जब पुरुषों में
मादा सहायक लैंगिक लक्षण आ जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? गायनेकोमास्टिया। और वो किसका लक्षण हो गया? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का। ठीक है, लिख लेंगे। ठीक है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों को प्रभावित करेगा। जीनी प्रारूप XXY, एक अतिरिक्त X गुणसूत्र। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम महिलाओं को प्रभावित कर रहा था, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों को प्रभावित कर रहा था। अब एक सिंड्रोम आता है जिसे हम क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? होता क्या है? एक्स्ट्रा गुणसूत्र कौन सा? 21वां। भाई देखो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में पुरुष इसलिए होंगे क्योंकि वाई गुणसूत्र है और एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया। टर्नर सिंड्रोम में महिलाएं ही क्यों थी? क्योंकि एक्स एक्स महिलाओं का होता है, उसमें एक एक्स कम हो गया। डाउन सिंड्रोम में ऑटोजोम की अतिरिक्त कॉपी आ जाती है, और ऑटोजोम तो पुरुष और महिलाओं दोनों में हो सकते हैं, दोनों में होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में 21वें ऑटोजोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। तो यह किसको प्रभावित कर सकता है? पुरुषों को भी और महिलाओं को भी। अभी देखते हैं, ये लिख लिया सबने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो अब डाउन सिंड्रोम का ही दूसरा मतलब ट्राइसोमी का दूसरा उदाहरण डाउन सिंड्रोम। अब देखो एक सेकेंड, डाउन सिंड्रोम में प्रभावित, मैंने यहां पर व्यक्ति लिखा है, पुरुष भी हो सकती है महिला भी। सामान्यतः जीनी प्रारूप क्या होता है? 44A प्लस अगर महिला है तो XX, पुरुष है तो XY, यह सामान्य होता है। अब डाउन सिंड्रोम में होता क्या है? डाउन सिंड्रोम में 21वें ऑटोजोम की अतिरिक्त कॉपी आ जाती है। अब अगर 21वें ऑटोजोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाएगी तो 44 की जगह कितने ऑटोजोम्स हो जाएंगे? 45। तो यहां पर आपके पास कितने गुणसूत्र हो गए? 45 ऑटोजोम्स, XX या XY। तो डाउन सिंड्रोम प्रभावित व्यक्तियों का जीनी प्रारूप क्या हो गया? महिला है तो 45 ऑटोजोम XX, पुरुष है तो 45A प्लस XY, क्योंकि इसमें किसकी अतिरिक्त कॉपी आ गई? 21वें ऑटोजोम की एक्स्ट्रा कॉपी। और इसके बहुत सारे लक्षण हैं, सारे लक्षण याद रखने हैं जो एनसीईआरटी में। इन ऐसे व्यक्तियों का कद छोटा होता है, सिर और चेहरा चपटा होता है, जन्मजात हृदय संबंधित रोग होते हैं, मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है, जीभ में खांच होती है, हथेली चौड़ी होती है और हथेली के बीच में एक रेखा निकलती है जिसे पाम क्रीज कहते हैं। और ये शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से दुर्बल होते हैं। तो इनका चेहरा मंगोलियन जैसा होता है और अकल कम होती है, तो इनको कहते हैं मंगोलॉइड इडियट्स। तो वो किसके लक्षण है? डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों के। तो यहां पर लक्षण
इसकी खोज किस वर्ष में हुई थी? एनसीईआरटी में भी देखा है, लैंगडन डाउन 1866। ये सारे लक्षण आपको डाउन सिंड्रोम के ध्यान रखने हैं। कद छोटा होगा, चपटा सिर है, चेहरा आंशिक रूप से खुला मुंह, खांच युक्त जीभ, जन्मजात हृदय रोग, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में कंजेनिटल डिजीज। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखो। पुरुष सामान्य है और महिला डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। ठीक है, पुरुष सामान्य, महिला डाउन सिंड्रोम से पीड़ित। तो संतति में रोगी कितने प्रतिशत में आएंगे? पिता सामान्य है, माता डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, तो संतति में कितने प्रतिशत बच्चे रोगी आएंगे? सवाल कैसा भी आएगा जेनेटिक्स में, सबसे पहले जीनी प्रारूप बनाना है। जीनी प्रारूप सही बना लिया, फिर उसे युग्मक बना लो और क्रॉस कर लो। पिता सामान्य है, माता डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, तो संतति में रोग आने का प्रतिशत मतलब 0, 25, 50 या 100। शून्य। ठीक है, ये तो स्लाइड, ये तो लिख लिया सबने, ये तो आगे ले लूं। अब आपको मैंने आपसे कहा पिता सामान्य है, माता डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, और संतति में कितने प्रतिशत रोगी आएंगे। सबसे पहला खेल है जीनी प्रारूप सही बनाने का। पिता सामान्य है, पिता सामान्य है तो पिता का जीनी प्रारूप क्या होगा? 44A प्लस XY। याद रखना ये मेंडेलियन रोग नहीं है कि आप इसको AA से सॉल्व करोगे। वो मेंडेलियन रोग थे, वर्णांधता, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, वो सब प्रभावी अप्रभावी, उसको कैपिटल ए स्मॉल ए से सॉल्व करते थे। ये कैसे हैं? गैर मेंडेलियन रोग।
पिता सामान्य है तो पिता का जीनी प्रारूप 44A प्लस XY। माता डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, डाउन सिंड्रोम का मतलब अब माता का जीनी प्रारूप क्या हो गया, 45A प्लस XX। मैंने कहा था सवाल कैसा भी आए अगर जीनी प्रारूप सही बन जाएगा तो फिर गलती नहीं होगी। पिता 44A प्लस XY, माता डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है मतलब माता में 21वें ऑटोसोम की एक्सा कॉपी 45A प्लस XX। अब क्या बनाओगे, युग्मक। इसमें कैसे युग्मक बनेंगे, दो आगे 22A प्लस X 22A प्लस Y, ये युग्मक बना दिया आधे आधे। यहां पर क्या होगा, 22.5 एक में 23 एक में 22, 23A प्लस X 22A प्लस X, ये महिला का जीनी या माता का युग्मक बन गया। अब आप क्रॉस कर लो, ये क्रॉस किया 45A प्लस XX, ये पुत्री रोग आ गई, पुत्री डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, और ये पुत्र डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, बाकी नॉर्मल 44A प्लस XX 44A प्लस XY। तो चार में से कितने में रोग है, दो। आंसर क्या हो गया आपके पास, 50%। सही, कुछ नहीं किया हमने, पिता सामान्य था, पिता का जीनी प्रारूप बनाया। माता डाउन सिंड्रोम से पीड़ित थी, माता का जीनी प्रारूप बना दिया। अब आपको पता है इसमें युग्मक आएगा 22A प्लस X 22A प्लस Y। इसमें युग्मक क्या आएगा, 23S और 22A। अब आपने क्रॉस कर लिया। अपन ने पिछली वाली क्लास में X गुणसूत्र का पृथक्करण नहीं हो रहा था तब बनाया था सिंड्रोम्स, तो ये इस तरह से। क्लियर 50 क्यों आया सबको, किसी को नहीं आया, बना लो। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में हमारे पास ये तीन ही सिंड्रोम दे रखे हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हमने देख लिया, डाउन सिंड्रोम हमने देख लिया, टर्नर सिंड्रोम हमने देख लिया। इसके अलावा भी सिंड्रोम्स होते हैं, उसके हम लिस्ट एक लिख रहे हैं। उसमें आपको यह याद रखना है कौन से गुणसूत्र की एक्सा कॉपी है, लेकिन उनके लक्षण याद रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो एडिंग डाल देंगे। अब ट्राइसोमी के अन्य उदाहरण, ठीक है, ट्राइसोमी के अन्य उदाहरण। ठीक है भाई, ये लिख लिया, क्वेश्चन हो गया, आगे ले रहा हूं। अब ट्राइसोमी के अन्य उदाहरण का मतलब है जिसमें एक्स्ट्रा गुणसूत्र आएंगे। अब ट्राइसोमी में आपको, जैसे मैंने ले लिया एडवर्ड सिंड्रोम होता है एक। अब एडवर्ड सिंड्रोम में कौन से गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, 18वें, बिल्कुल सही। इसमें 18वें ऑटोसोम की एक्स्ट्रा या अतिरिक्त कॉपी। फिर आता है पटाओ सिंड्रोम, इसमें 13वें ऑटोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी। फिर हमारे पास आता है
क्रिमिनल या जेकब सिंड्रोम, इसमें Y गुणसूत्र की अतिरिक्त कॉपी, सामान्यतः XY होता है, इसमें जीनी प्रारूप क्या हो जाता है, XYY, मतलब Y गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी। और एक सुपर फीमेल्स, उड़ती नहीं हो, ठीक है। तो ये अन्य उदाहरण ट्राइसोमी। ठीक है, अब याद रखना ये सारे गैर मेंडेलियन रोग हैं, अपन ने पढ़ा था। मेंडेलियन रोगों की पहचान कैसे करते थे, कैसे मालूम चलता था कि मेंडेलियन रोग है? एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते थे, प्रभावी या अप्रभावी होते थे, और जीन में उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते थे। अभी हम जो ये देख रहे हैं ये सब गैर मेंडेलियन रोग हैं, इसमें ना कोई प्रभावी अप्रभावी है और इसमें जीन के उत्परिवर्तन का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भाई, तो देखो अपन ने ये टॉपिक क्या था कि गुण सूत्रों में विकार देख रहे थे अपन, और गुण सूत्रों में विकार के दो तरीके थे, या तो गुण सूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाता था या गुण सूत्रों की संरचना में। अभी अपन ने क्या पढ़ा है, गुण सूत्रों की संख्या में परिवर्तन। संख्या में परिवर्तन के दो उदाहरण पढ़े अपन ने, एक तो बहुगुणिता पढ़ा 3n 4n 5n, और दूसरा अपन ने असगुणिता पढ़ा। अब अपन किसकी बात करेंगे, गुण सूत्रों की संरचना में परिवर्तन। क्रिमिनल, ये जेकब सिंड्रोम है भाई, JACOB, जेकब सिंड्रोम। ठीक है, अब हेडिंग डाल देंगे फिर हम लोग, गुण सूत्रों की संरचना में परिवर्तन। ले लूं आगे, डन सबने? तो अब हमारे पास गुण सूत्रों की संरचना में विकार या परिवर्तन। ठीक है, तो अब हम किसकी बात करेंगे, गुण सूत्रों की संरचना। अब गुण सूत्रों की संरचना में हम लोग चार पढ़ते हैं। विलोपन, या जिसे हम कहते हैं डिलीशन, द्विगुणन, या जिसे हम कहेंगे डुप्लीकेशन, तीसरा आता है जिसे कहते हैं इनवर्जन, और चौथा जिसे कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब क्या मतलब है, गुण सूत्रों की संरचना में क्या क्या परिवर्तन आएंगे। 1 मिनट पहले देख लो, फिर आप एक साथ उतार लेना, इसमें सिस्टम बहुत आसान है। डिलीशन का मतलब क्या हो गया, डिलीशन का मतलब है गुण सूत्र है, गुण सूत्र का कोई भाग विलोपित हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने गुण सूत्र बना दिया, ये रहा, और इस गुण सूत्र में मैंने A B C
DEF। मैंने गुणसूत्र को कितने भागों में बांट दिया? 6 भागों में, ABCDEF। अब मैं क्या कर लेता हूं, C का विलोपन कर लेते हैं। मैंने कहा C का क्या हो गया? विलोपन। तो अब गुणसूत्र क्या क्या बन जाएगा? ABDEF। तो आपके पास क्या हो गया? गुणसूत्र के एक भाग का विलोपन हो गया। उसके कारण एक बीमारी आती है जिसे हम कहते हैं क्राइडू-कैट सिंड्रोम। क्राइडू-कैट सिंड्रोम में क्या होता है? कंठ खराब हो जाता है, लेरिंग्स, और कंठ खराब हो जाने से बच्चा जब रोता है तो बिल्ली की आवाज निकलती है। हाँ, अब आप करोगे म्याऊ म्याऊ करो। तो क्राइडू-कैट सिंड्रोम किसका उदाहरण है? विलोपन का। क्यों? क्योंकि उसमें गुणसूत्र 5 की छोटी भुजा का विलोपन हो जाता है। तो 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा में विलोपन हो जाने से कौन सा लक्षण आता है? क्राइडू-कैट सिंड्रोम। इसमें कंठ खराब हो जाता है और बच्चा बिल्ली की आवाज में रोता है। किसका उदाहरण हो गया? विलोपन। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास डुप्लीकेशन। यह भी आसान। ये मैंने गुणसूत्र बनाया ABCDEF। अब मान लेते हैं किसी भी गुणसूत्र भाग की को रिपीट कर देता हूं, पुनरावृत्ति। मैंने कहा C का द्विगुणन हो गया। C का द्विगुणन हो गया तो C कितनी बार आ जाएगा? 2 बार। ABCDEF। तो जब गुणसूत्र का कोई भाग पुनरावृत्ति दर्शाता है, रिपीट हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? द्विगुणन। लेकिन द्विगुणन का कोई भी सिंड्रोम या रोग अपन ने अभी तक नहीं देखा गया है। तो रोग किसमें देखा जाता है? विलोपन में। विलोपन का मतलब है गुणसूत्र का एक भाग निकल गया, डिलीट हो गया। द्विगुणन में गुणसूत्र के एक भाग की पुनरावृत्ति हुई। इन्वर्जन। अब देखो इन्वर्जन में क्या होगा? गुणसूत्र 180 डिग्री रोटेट होंगे। 180 डिग्री का मतलब है ये मेरे पास मार्कर यू है, इसको मैं 180 डिग्री रोटेट करूं, मतलब ये उल्टा कर दिया। 180 डिग्री मतलब ये मेरे पास हाथ है, इसका 180 डिग्री रोटेट करना मतलब इस तरह से। तो जब गुणसूत्र 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन। अब ये 2 तरह का होता है। 1 सेकेंड, कैसे? इधर देखें, इसमें मैंने 2 ले लिए सिस्टम। एक ये गुणसूत्र का भाग ले लिया, ABCDE मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं CDE इसका क्या कर रहा हूं? 180 डिग्री घुमा रहा हूं। अब इसको 180 डिग्री घुमाऊंगा, किसको? CDE को। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा? A और B तो वैसा ही रहेगा, EDC। तो मैंने CDE भुजा का क्या किया? 180 डिग्री घुमा दिया। भुजा को 180 डिग्री घुमा दिया तो CDE से क्या हो गया? EDC। अब दूसरे में क्या किया मैंने? एक इधर ABCD। अब मैंने क्या किया? मैं B से लेकर C तक के भाग को रोटेट कर रहा हूं। किसको? BC को। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा? ACBD। सही, क्योंकि मैंने कहां से लेकर कहां तक? B और C के मध्य क्या किया है? 180 डिग्री घुमा दिया। दोनों में क्या फर्क है? इसमें भी 180 डिग्री घूम रहा है, इसमें भी 180 डिग्री घूम रहा है। फर्क क्या है दोनों में? पहले में मैंने केवल भुजा को घुमाया है, सेंट्रोमियर साथ में नहीं घुमा। इस केस में मैंने ये बीच वाला, इसे आप क्या कहते हो? सेंट्रोमियर। तो इसमें सेंट्रोमियर के साथ घूमता है,
इसमें केवल भुजा घूम रही है, सेंट्रोमियर नहीं घूम रहा। तो जब सेंट्रोमियर नहीं घूमता, मतलब इसमें सेंट्रोमियर नहीं और इसमें सेंट्रोमियर के साथ रोटेशन, दो आ गया। तो जब सेंट्रोमियर के साथ रोटेशन होता है तो उसे कहते हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। और जब सेंट्रोमियर के बिना केवल भुजा 180 डिग्री घूम रही है तो उसे क्या कहते हैं? पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। तो दो तरह के इन्वर्जन है, मतलब दो तरह पर 180 डिग्री घूम रहा है। या तो मैं गुणसूत्र की कोई भुजा को घुमा दूं और भुजा को घुमा दूं जिसमें सेंट्रोमियर शामिल ना हो तो उसे क्या कहेंगे? पैरासेंट्रिक। और जब मैं सेंट्रोमियर समेत गुणसूत्र को 180 डिग्री घुमाऊं तो उसे क्या कहते हैं? पेरीसेंट्रिक। ये तीन बना लो, जगह नहीं है। रेसिप्रोकल आगे देखते हैं। ठीक है, ये विलोपन, द्विगुणन, इन्वर्जन, ये सब आपके अभी इस वाली एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पुरानी वाली एनसीईआरटी में है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिख लिया, तीनों बना लिए? नहीं, ये मक्खे क्यों मार रहे हो आप थोड़ा खुला खुला नहीं लिया तो। और की मजे बढ़िया। ये आपने जीन विनिमय पढ़ा होगा, कोशिका विभाजन पढ़ लिया ना? तो जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर में क्या होता था? मतलब ये जो जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर है, ये समजात गुणसूत्रों के मध्य होता है या असमजात गुणसूत्रों के मध्य?
समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के मध्य। मतलब आपके पास एक गुणसूत्र है, उसका जोड़ा है, तो समजात गुणसूत्रों के मध्य जब डीएनए का आदान प्रदान होता है तो उसको जीन विनिमय कहते हैं। समजात गुणसूत्रों के आदान प्रदान को अपन जीन विनिमय कहते हैं। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का मतलब है ये एक विकृति है, खराब चीज है। समजात गुणसूत्रों के मध्य डीएनए का आदान प्रदान होगा तो उसका तो विविधता आएगी, वो तो बढ़िया चीज है। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहता है असमजात गुणसूत्रों के मध्य अगर डीएनए का आदान प्रदान हो जाए तो असमजात गुणसूत्रों के मध्य, जैसे यहां पर मैंने एक गुणसूत्र ले लिया, मान लो ए बी सी डी ई एफ, ये एक समजात गुणसूत्र है, और मैंने यहां पर ले लिया ये एक दूसरा असमजात गुणसूत्र है, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों कैसे हैं? असमजात गुणसूत्र हैं। और असमजात गुणसूत्र के मध्य डीएनए का आदान प्रदान मैं करूं, मान लो बी यहां पे डाल दूं, 2 यहां पे डाल दूं, तो अब आपके पास ए सी डी ई एफ, वन 3 4 5 6, तो क्या हो गया आपके पास? असमजात गुणसूत्रों के मध्य डीएनए का आदान प्रदान हुआ, और जब असमजात गुणसूत्रों के मध्य डीएनए का आदान प्रदान होता है तो उसे क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। यह सामान्य अवस्था नहीं है, यह विकृति या खराबी है। समजात गुणसूत्रों के मध्य डीएनए का आदान प्रदान होना अच्छी चीज है, उससे विभिन्नता या विविधता आती है, लेकिन जब असमजात गुणसूत्रों के मध्य आदान प्रदान होता है तो उससे रोग उत्पन्न होता है, और एक रोग उत्पन्न होता है जिसे अपन कहते हैं CML, एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, इसे कहते हैं क्रोनिक मायलॉइड ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मतलब ये एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, और ये तब होता है जब 9वां और 22वें गुणसूत्र, भाई 9वां गुणसूत्र और 22वां गुणसूत्र आपस में समजात है या असमजात? असमजात। तो 90वें और 22वें गुणसूत्रों के मध्य डीएनए का आदान प्रदान होता है, और 90वें और 22वें गुणसूत्र के मध्य जब डीएनए का आदान प्रदान होगा तो एक प्रकार का कैंसर होता है जिसे क्या कहते हैं? क्रोनिक मायलॉइड ल्यूकेमिया। और यह किसका उदाहरण हो गया? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो लिख लेंगे, मैं लिखा रहा हूं, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, इस प्रक्रिया में असमजात गुणसूत्रों के मध्य असमजात गुणसूत्रों के मध्य डीएनए का आदान प्रदान देखा जाता है। असमजात गुणसूत्रों के मध्य डीएनए का आदान प्रदान देखा जाता है। असमजात गुणसूत्रों के मध्य डीएनए का आदान प्रदान देखा जाता है। उसमें उदाहरण लिख लेंगे, 90वें व 22वें गुणसूत्रों के मध्य आदान प्रदान के कारण नब्बे और 22वें गुणसूत्र 90 व 22वें गुणसूत्रों के मध्य आदान प्रदान के कारण क्रोनिक मायलॉइड ल्यूकेमिया उत्पन्न होता है, CML।
क्रोनिक मायलॉइड ल्यूकेमिया उत्पन्न होता है। ठीक है ना। ये देखो आप इसमें हमेशा याद रखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक मानव कोशिका बना रहा हूं। अब देखो एक मानव कोशिका की बात करें तो एक कोशिका है, केंद्रक है, उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। 46 का मतलब कितने जोड़े होते हैं? 23। 23 का मतलब मैंने कहा ये एक गुणसूत्र है, ये इसका जोड़ा है। इसी तरह से ये दूसरा गुणसूत्र, ये उसका जोड़ा है। इसी तरह से ये तीसरा गुणसूत्र, ये उसका जोड़ा है। ये एक जोड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा। उदाहरण के तौर पर ये पहला उसका जोड़ा, ये दूसरा, ये उसका जोड़ा, ये तीसरा उसका जोड़ा। ऐसे कितने समजात गुणसूत्र होंगे? 23 जोड़े होते हैं। तो देखो अगर इन गुणसूत्रों के मध्य डीएनए का आदान प्रदान हो तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। इन दोनों के मध्य हो क्रॉसिंग ओवर, इन दोनों के मध्य डीएनए का आदान प्रदान हो क्रॉसिंग ओवर। तो समजात गुणसूत्रों के मध्य डीएनए का आदान प्रदान होता है, उसको क्रॉसिंग ओवर। अब मैंने कहा दूसरे और तीसरे के बीच में करूं, तो दूसरे और तीसरे, पहले और दूसरे, पहले और तीसरे, 90 और 22वें, तो ये क्या हो गए? असमजात गुणसूत्र। और असमजात गुणसूत्रों के मध्य डीएनए का आदान प्रदान हो तो उसे क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। समजात गुणसूत्रों के मध्य डीएनए का आदान प्रदान जीन विनिमय, और असमजात गुणसूत्रों के मध्य डीएनए का आदान प्रदान रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ये बना लो, ध्यान रहेगा। ये जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? प्रोफेज 1 की पैकाइटिन अवस्था में। और एंजाइम कौन सी काम करती है? रिकॉम्बिनेज। ठीक है, ये वाला देख लो, ये स्लाइड अगर रह गई देखो। काला काला, लाल लाल, नीला नीला, ये समजात गुणसूत्र हैं, उनको जीन विनिमय कह देंगे। और काले और लाल को कर लो, लाल और काले को कर लो, नीले काले को कर लो। देखो ये दोनों बोतल है, ये समजात गुणसूत्र का जोड़ा, इसके ढक्कन को इसके ढक्कन पे लगाओ, इसके ढक्कन को इसके ढक्कन पे लगाओ, तो ये क्या हो गया? जीन विनिमय। अब ये बोतल है और ये पेन है, पेन का ढक्कन बोतल पे लगाओ, बोतल का ढक्कन पेन पे लगाओ, तो ये रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। इससे विकार उत्पन्न होगा ना बोतल काम कर पाएगी ना पेन। इसे क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास गुण सूत्र में विकार हमने देख लिए। और ये सारे गुण सूत्र के विकार आनुवांशिक रोग तो हैं, लेकिन इनको हम मेंडेलियन रोग नहीं कहते, क्योंकि इनमें उत्परिवर्तन का कारण नहीं होता
और ये प्रभावी या अप्रभावी नहीं होते। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे हम नेक्स्ट, बहुप्रभाविता या प्लियोट्रॉपी। ठीक है, बहुप्रभाविता या प्लियोट्रॉपी। देखो, जब तक अपन मेंडल की आनुवांशिकी पढ़ रहे थे तब तक अपन ने यह देखा था कि एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करती है, यही पढ़ा था। एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करती है। कैसे? एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित कर रही है, कैसे? प्रोटीन का निर्माण करके। मैंने कहा जीन लंबाई को नियंत्रित करती है प्रोटीन बनाकर या एंजाइम बनाकर। जीन जो है वो बीज के आकार को नियंत्रित करती है प्रोटीन बनाकर। जीन बीज के रंग को नियंत्रित करती है प्रोटीन बनाकर। तो मेंडल की वंशागति को हम गुणात्मक वंशागति कहते हैं, क्योंकि एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करती है। प्लियोट्रॉपी या बहुप्रभाविता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीन एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करती है। बहुप्रभाविता या प्लियोट्रॉपी एक ऐसा लक्षण है जिसमें एक जीन एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित कर रही है। अब पहला सवाल तो यह है, कैसे? एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करती है प्रोटीन या एंजाइम बनाकर, तो एक जीन एक से अधिक लक्षणों को कैसे नियंत्रित करेगी? एक से ज्यादा प्रोटीन बनाकर नहीं। एक जीन एक से अधिक प्रोटीन बना ही नहीं सकती। एक जीन एक ही तरह का प्रोटीन बनाती है। तो जब एक जीन एक ही तरह का प्रोटीन बनाती है तो एक से अधिक लक्षणों को कैसे नियंत्रित करेगी? एक जीन एक से अधिक गुणसूत्र पर होगी, मतलब आप क्लास में भी और घर पे भी हो, आप ही। आप या तो यहां हो तो फिर वहां नहीं हो, और वहां हो तो यहां नहीं हो। तो जीन तो एक ही है, अलग अलग गुणसूत्र पर कैसे मिलेगी बताओ? एक जीन एक ही तरह का प्रोटीन बनाएगी हमेशा, तो फिर एक से अधिक लक्षणों को कैसे नियंत्रित करेगी? उल्ले अब ऐसे देखो मत, बताओ। मैं नहीं बता रहा आज। यार देखो, मैंने कहा ना, कोशिश करो। देखो, खराब से खराब क्या ही हो जाएगा? गलत। उससे खराब क्या होगा? और गलती करना तो गलती है ही नहीं। अरे हाँ हाँ हाँ, बोला था ऐसे मन में नहीं, ऐसे वो ऐसे मंत्र नहीं गिनने, अंदर बताना है मेरे को। हाँ, कैसे? सही सोचा तो सही काफी, लेकिन कैसे? बढ़िया, नजदीक है, अपन ऑलमोस्ट पहुंच गए। बस आसपास घूम रहे, एकदम उधर नहीं पहुंचे। या जो जो टी शर्ट पहन के नहीं आना उनसे बात करते हैं आज। आप बताओ। ऐसे देखो, कोशिश तो करनी है, और क्या है? गलत तो गलत। ये सब, ये जितने हंस रहे हैं ना, सब गलतियां करते हैं जीवन में। हां, कैसे? जीन एक ही प्रोटीन बना रही है सर, लेकिन लक्षण एक से ज्यादा नियंत्रित हो रहे हैं। वो तो है, उदाहरण बता रहे हो आप। कैसे? आपने तो उदाहरण बताया। गुड, कोशिश तो कर रहे हैं यार। वो कोडॉन नहीं, अभी आप पे नहीं। अभी हमारे पास 3 जने और बाकी है जो ड्रेस में नहीं, आज उनसे बात कर रहे हैं। पीछे सफेद शर्ट। हाँ सर, हाँ। तो और किसने सफेद शर्ट पहना? एक ने जवाब दे दिया। कोशिश तो करो यार।
सर चेक्स वाले बताओ ना, इतना तेज बोल रहे हो मेरे। न्यू एड, आपने देखा जवाब क्या आया? ऐसे पृथ्वी पर कितना समय हो गया हमें आए हुए? पृथ्वी पर थोड़ी नए एडमिशन है हम। अरे यार, अच्छा सब न, ये अब नए, अब भी नए नहीं, आप भी नए? कहां नए सर? आप भी नए? आनुवांशिकी पहले पढ़ा तो है ना? ऐसे ऐसे सबने आनुवांशिकी पहले तो पढ़ा है या नहीं पढ़ा? देखो आओ कैसे। हम किसकी बात कर रहे हैं? बहु प्रभावित। अरे सर आप बताने वाले, सॉरी मैं आपने हाथ उठाया था। नहीं आप बताओ। क्या बोला पता है वो? नहीं, हम तो चुटकी खा रहे थे सर। नहीं, अच्छा सोचा आपने, लेकिन यहां पर कम और ज्यादा वाला नहीं सिस्टम। कम और ज्यादा वाला हम मतलब मात्रात्मक रूप से हम पढ़ेंगे बहुजीनी वंशागति। आप ये कारण जो आपने बताया ना वो अगले वाले टॉपिक में आएगा। इधर देखो, एक जीन एक से अधिक लक्षणों को कैसे नियंत्रित करेगी। अपन एक उपापचय पद बनाते हैं। मैंने कहा एक उपापचय पद है, ए से बनता है बी, बी से बनता है सी, सी से आता है रंग, बी से बनता है डी, डी से आता है एक आकार। ये उपापचय पद है। उपापचय पद में ए से बी, बी से सी से रंग, ए से बी, बी से डी, डी से आकार। कितने लक्षण लिए मैंने? 2 लक्षण लिए, रंग और आकार। हमारे शरीर में या पादप शरीर में हर एक उपापचय पद का उत्प्रेरण एक एंजाइम करती है। मैंने कहा ए से बी बनाने में एक एंजाइम काम कर रही है E1, बी से सी बनाने में एक एंजाइम काम कर रही है E2, बी से डी बनाने में एक एंजाइम काम कर रही है E3। एंजाइम है, एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होती है? प्रोटीन। और एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन है तो इनका निर्माण कौन करता है? जीन। प्रोटीन का निर्माण प्रोटीन कैसे करेगा? E1 का नियंत्रण कौन कर, E1 कौन बनाएगा? मैंने कहा G1। G1 जीन क्या बना रही है? E1। G3 एक जीन किसका निर्माण कर रही है? E3। और G2 एक जीन किसका निर्माण कर रही है? E2। तो हम क्या कहते हैं? जीन लक्षणों का नियंत्रण करती है। जैसे G2 किसका नियंत्रण कर रही है? रंग का। मतलब G2 एक एंजाइम या प्रोटीन बनाती है और वो किसका नियंत्रण कर रही है? रंग का। G3 जीन है, किसका निर्माण कर रही है? E3 का। किसका निर्माण कर रही है? आकार। तो G3 किसका नियंत्रण करती है? आकार का। G2 किसका नियंत्रण करती है? रंग का। G1 दोनों का। एक जीन एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण कर रही है। कैसे? बना तो वो एक ही प्रोटीन रही है, लेकिन वो प्रोटीन एक से अधिक उपापचय पथ में शामिल है। हां, G1 ने क्या बनाया? E1। E1 अब आज आपसे पूछा जाए E1 ये एंजाइम किसका नियंत्रण कर रही है? ये रंग का भी कर रही है, आकार का भी कर रही है। 2 अलग अलग लक्षणों का कैसे कर रही है? उपापचय पथ तो एक है, लेकिन यह उपापचय पथ अलग अलग पथों का नियंत्रण कर रहा है। तो G1 क्या हो गई आपके पास? बहुप्रभाविता का उदाहरण। तो एनसीईआरटी में तो सिर्फ यह लिखा हुआ है कि बहुप्रभाविता क्या है। क्या है बहुप्रभाविता? जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण करती है। लेकिन एक जीन एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण कैसे करती है? वो एक ऐसा एंजाइम या प्रोटीन बनाता है जो एक से अधिक उपापचय पथ में काम करेगा। सही। अब देखो,
इसके उदाहरण पहले तो आपको याद रखने, बहु प्रभाविता के उदाहरण पहले तो एनसीईआरटी वाले याद रखने। याद करो, फिनाइल कीटोन यूरिया पढ़ा था अपन ने इसी वर्ष, कुछ ही समय पूर्व पढ़ा था। क्या था फिनाइल कीटोन यूरिया में? अब सब रजिस्टर पीछे कर रहे हो। क्या था फिनाइल कीटोन यूरिया में? ये ना कटो, कर क्या रहे हो? फिनाइल कीटोन यूरिया में कौन सी एंजाइम की कमी हो जाती थी? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की। उससे फिनाइल एलेनिन से मिलेनिन, अच्छा टायरोसिन नहीं बन रहा था, और वो टायरोसिन आगे चलकर मिलेनिन भी नहीं बना रहा था। तो एक से अधिक उपापचय पथ। तो फिनाइल कीटोन यूरिया की जीन किसका उदाहरण हो गया? बहु प्रभाविता का। अभी अपन पढ़ेंगे उद्यान मटर में, उद्यान मटर में बीज आकार की जीन। तो एनसीईआरटी में तो ये दो उदाहरण किसके हैं? बहु प्रभाविता के। हम तीसरा भी याद रखेंगे एक और, क्या बात है, घातक जीन्स या लीथल जीन्स। ठीक है, लिखते हैं पहले। अरे सोहेल जी बहुत बढ़िया, हां लिखेंगे बहु प्रभाविता या प्लियोट्रॉपी। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीन, एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण करती है। एक जीन एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण करती है। एक जीन एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण करती है। कैसे करती है? ब्रैकेट में लिख लेंगे, एक से अधिक उपापचय पथ में सम्मिलित होकर। एक से अधिक उपापचय पथ में सम्मिलित होकर। एक से अधिक उपापचय पथ में सम्मिलित होकर। ये तीनों उदाहरण लिख लो आप बहु प्रभाविता के। फिनाइल कीटोन यूरिया की जीन, उद्यान मटर में बीज आकार की जीन, और घातक जीन्स। ठीक है, फिनाइल कीटोन यूरिया की बात हमने कर ली थी। अब अपन पहले बात किसी करेंगे, ये उद्यान मटर में बीज आकार की जीन। अब देखो एक चीज समझो, उद्यान मटर में बीज आकार की जीन किसका उदाहरण है? बहु प्रभाविता का। अगर ये जीन बहु प्रभाविता का उदाहरण है तो इसका मतलब ये जीन कम से कम कितने लक्षणों का नियंत्रण करेगी? 2। भाई एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा कम से कम कितना हो गया? 2 लक्षणों का नियंत्रण। तो अब मैंने क्या किया यहां पर, मैंने यहां पे ले लिया ये बहु प्रभावी जीन, और बहु प्रभावी जीन में मेरे पास ये उद्यान मटर की जीन है। ये कितने लक्षणों का नियंत्रण करेगी? 2।
क्या कर रही है? दो लक्षणों का नियंत्रण। अब दो लक्षण कौन कौन से हैं? एक तो है बीज आकार का लक्षण, ये अपन ने पढ़ा था। बीज आकार में कैपिटल आर कैसा होगा? गोल। कैपिटल आर भी कैसा होगा? गोल। और स्मॉल आर कैसा होगा? झुर्रीदार। ये हमने पढ़ा था। बीज आकार का लक्षण कैपिटल आर गोल, कैपिटल आर गोल, स्मॉल आर झुर्रीदार। ये प्रभाविता है, क्योंकि प्रभावी लक्षण शुद्ध और संकरित दोनों अवस्था में प्रकट हो रहा है। अब ये जीन बहुप्रभावी जीन भी है, इसका मतलब एक के अलावा एक और लक्षण का नियंत्रण करेगी। अब जिस दूसरे लक्षण का नियंत्रण करती है वो है मंद आकार, या जिसको हम कहते हैं स्टार्च ग्रेन साइज। अब जब ये स्टार्च ग्रेन साइज का नियंत्रण करती है, इसको आरआर कह दो या बीबी, तो ये बड़े आकार की हो गई, लार्ज साइज। ये मध्यवर्ती साइज, और ये छोटी साइज। और यहां पर एक एंजाइम होती है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। उसकी कमी हो जाती है। अब ध्यान से सुनना क्या मतलब है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दे रखा है। एक सेकेंड। उद्यान मटर की जीन है। उद्यान मटर की जीन क्या है? बहुप्रभावी। इसका मतलब एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण कर रही है। और कितने लक्षणों का नियंत्रण कर रही है? दो। एक तो बीज आकार का नियंत्रण कर रही है, एक स्टार्च ग्रेन साइज का नियंत्रण कर रही है। जब ये आकार का नियंत्रण कर रही है तो ये क्या दर्शा रही है? प्रभाविता, डोमिनेंस है, क्योंकि शुद्ध और संकरित दोनों में एक ही लक्षण आ रहा है, और झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण है। लेकिन जब ये स्टार्च ग्रेन साइज का नियंत्रण कर रही है, बड़ा आकार, छोटा आकार, लेकिन संकरित अवस्था में मध्यवर्ती है, ये कौन सी अवस्था है? अपूर्ण प्रभाविता। अगर ये प्रभाविता होती तो इसमें भी बड़ी साइज आनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर दोनों के बीच की साइज आ रही है। इसका मतलब ये किसका उदाहरण है? अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। तो अब सुनना, जीन एक ही है, एक ही जीन दो अलग अलग लक्षणों को नियंत्रित कर रही है। जब वो बीज आकार का नियंत्रण कर रही है तो वो किसका उदाहरण है? प्रभाविता का। लेकिन जब वो स्टार्च ग्रेन साइज का नियंत्रण कर रही है तो अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। मतलब इस जीन को आप प्रभावी कह सकते हो क्या? अगर आप इस जीन को प्रभावी कहते हो तो, लेकिन आप देखते हो कि ये जीन जब स्टार्च ग्रेन साइज का नियंत्रण कर रही है तो ये अपूर्ण प्रभाविता है। इसका मतलब एनसीईआरटी में क्या पॉइंट लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है प्रभाविता जीन का स्वायत्त लक्षण नहीं है। अभी तक तो अपन यही पढ़ते आए थे, लेकिन तब पढ़ते आ रहे थे जब एक जीन एक लक्षण का नियंत्रण करती है। जब एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करती है तो आप उसको प्रभावी कह सकते हो, अप्रभावी कह सकते हो, अपूर्ण प्रभावी कह सकते हो। लेकिन जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण कर रही है तो उस जीन को प्रभावी या अप्रभावी नहीं कह सकते। वो जीन जिस लक्षण का नियंत्रण करेगी उस लक्षण के आधार पर तय होगा कि वो प्रभावी है या अपूर्ण प्रभाविता। तो एक पॉइंट एनसीईआरटी में है कि प्रभाविता जीन का स्वायत्त लक्षण नहीं है। कब नहीं है? जब एक जीन एक से अधिक लक्षण का नियंत्रण कर रही हो, जब वो जीन बहुप्रभाविता दर्शा रही हो। क्योंकि वो किस पे निर्भर करेगी? जिस लक्षण का वो नियंत्रण कर रही है। अगर बीज आकार का नियंत्रण कर रही है तो प्रभाविता कह दो, लेकिन जब वो स्टार्च ग्रेन साइज का नियंत्रण कर रही है तब उसको अपूर्ण प्रभाविता कहेंगे। तो सवाल आ जाए,
जीन या प्रभाविता जीन का स्वायत्त लक्षण नहीं है, सही है, लेकिन यह कब मान्य है? जब एक जीन एक से अधिक लक्षण का नियंत्रण कर रही हो। पहले आप ये बना लो, फिर लिख लेंगे पॉइंट। बना लिया? ठीक है, लिखे पॉइंट। एक नोट लिखेंगे यहां पे। इसमें लिखेंगे बहुप्रभावी जीन्स, धन्यवाद, बहुप्रभावी जीन्स या बहुप्रभावी जीन्स के लिए, बहुप्रभावी जीन्स के लिए प्रभाविता, बहुप्रभावी जीन्स के लिए प्रभाविता जीन का स्वायत्त लक्षण नहीं है। बहुप्रभावी जीन्स के लिए प्रभाविता जीन का स्वायत्त लक्षण नहीं है, अर्थात वह जीन के उत्पाद पर निर्भर करता है। अर्थात अर्थात वह जीन के उत्पाद पर निर्भर करता है। ठीक है, जीन के उत्पाद का मतलब है लक्षण पर। जीन का उत्पाद जब बीज आकार है तो उसके लिए क्या है? प्रभाविता। लेकिन जब जीन का उत्पाद स्टार्च ग्रेन साइज है तो अपूर्ण प्रभाविता का। ठीक है, अब तीसरा उदाहरण क्या हो गया हमारे पास? घातक जीन्स। तो तीसरा उदाहरण हमारे पास बहुप्रभाविता का घातक जीन्स।
अब देखो घातक जीन भी किसका उदाहरण है? बहुप्रभाविता का है। तो इसका मतलब ये भी एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करेगी। घातक जीन्स भी हैं, वो भी किसका नियंत्रण करती हैं? दो लक्षणों का नियंत्रण करती हैं। अब दो लक्षणों का क्या है? एक तो कोई भी सामान्य लक्षण हो सकता है। सामान्य लक्षण का मतलब है आकार हो सकता है, रंग हो सकता है, और दूसरा इसका नाम क्या है? घातक। इसका मतलब ये ऑर्गेनिज्म के जीवन क्षमता यानी सर्वाइवल का नियंत्रण भी करती है। तो घातक जीन है। घातक जीन किसका नियंत्रण कर रही है? दो अक्षर लक्षणों का नियंत्रण कर रही है। एक तो सामान्य लक्षण आकार और दूसरा जीवन क्षमता। जैसे इसमें दो उदाहरण आते हैं। सिकल सेल एनीमिया हमने पढ़ा था, याद करो। सिकल सेल एनीमिया में क्या था हमारे पास? एक तो वो आरबीसी के आकार को चेंज कर रहा था, आरबीसी के आकार को हंसी आकार का कर देता था। तो एक तो आकार का नियंत्रण कर रहा है, और दूसरा जो भी शुद्ध अवस्था में था, जो सिकल सेल एनीमिया में पीड़ित था, उसकी क्या हो जाती थी? मृत्यु। तो ये किसको नियंत्रित भी कर रहा है? जीवन क्षमता को भी नियंत्रित कर रही है, आकार को भी नियंत्रित कर रही है। किसका उदाहरण हो गया? घातक जीन। और अगर एक मर जाएगा तो दो संकरित और एक शुद्ध। इसका अनुपात, घातक जीन का अनुपात हमेशा अब 2:1 रहेगा। 3:1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो शुद्ध अवस्था में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। यहां पे हाँ। तो घातक जीन का अनुपात हमेशा क्या रहेगा? 2:1। ठीक है। और ये घातक जीन एक से अधिक घातक जीन क्या, बहुप्रभावी जीन एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण कैसे कर रही है? एक से अधिक उपापचय पथ में कार्य करके। वो भी आप बना सकते हो, ये वाला भी। ये लिख लिया ये सबने? अच्छा, ले लो आगे। ये लिख लो, ध्यान रहेगा बहुप्रभाविता का। अरे भाई, एक तो ऑनलाइन ममता जी की जन्मदिन है आज, तो ममता जी जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हरि सिंह जी का भी जन्मदिन है आज। तो दोनों ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। हैं? ओहो हो, माइक तो दिया ही नहीं मैंने आपको भी। ठीक है भाई, अब हम लोग मतलब लगभग 2 दिनों में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आनुवांशिकी का। 75% तो हो ही गया है। कल हम बहुजीनी वंशागति और हार्डी वीनबर्ग वाला देख लेंगे। उसके बाद वंशागति का गुण सूत्रीय सिद्धांत और कोशिका द्रव्य वंशागति और लिंग निर्धारण।
ठीक है, हीमोफीलिया घातक जीन का उदाहरण नहीं है। घातक जीन के उदाहरण में सिकल सेल एनीमिया है। क्या क्या? हाँ, घना बहुत है आज। ठीक है, बहुजीनी वंशागति और ये वाला नोट करना था किसी को। ठीक है भाई, चलो बाकी फिर कल करेंगे।